नमस्कार। तो कर्नाटक विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत गई है। पिछले 6-7 महीने में जो 3 विधानसभा चुनाव हुए उसमें से ये दूसरा चुनाव है जो कांग्रेस पार्टी ने जीता है। पिछले साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव हुए थे, जिसमें हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीत करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, और अब कर्नाटक का चुनाव जीत करके दक्षिण भारत में कि एक बड़े राज्य में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। ये दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से ये पहली सरकार है जो कांग्रेस की अपनी है, जहां कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये इस लिहाज से एक बड़ा घटनाक्रम है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में चुनाव जीती है और सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में हराना कोई मामूली बात नहीं है और न ये कोई मामूली घटनाक्रम है। उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये इस जनादेश का जो सबसे पहला अर्थ है, जो सबसे पहला मतलब है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण का दरवाज़ा बंद हो गया है। कर्नाटक से ही भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण का दरवाज़ा खुलता है, वही उसका प्रवेश द्वार है। और ये भी एक संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक कर्नाटक तक ही सीमित है, उससे बाहर कहीं उसका विस्तार नहीं हो सका है। अब उस पर भी एक ब्रेक लग गया है। और इसका दूसरा पहलू ये है कि उसके साथ ही कांग्रेस के लिए कर्नाटक का दरवाज़ा खुल गया है। कर्नाटक का दरवाज़ा खुलने के साथ पूरे दक्षिण का और पूरे देश का दरवाज़ा खुल गया है। दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में सरकार में है, लेकिन वो बहुत छोटी पार्टनर है, डीएमके के साथ उसका बहुत छोटा सहयोगी है। केरल में कांग्रेस पार्टी बना सकती थी, वहाँ 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस हार गई थी और लगातार दूसरा चुनाव वामपंथी गठबंधन ने जीता था। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी समाप्त है और तेलंगाना में भी अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष कर रही है। इस लिहाज से कर्नाटक में उसका जीतना एक बड़ा घटनाक्रम है। जहां भाजपा के लिए दक्षिण का दरवाज़ा बंद हुआ है, तो वहीं से कांग्रेस और दूसरी तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए देश की राजनीति का दरवाज़ा खुला है। अब इस चुनाव के जो कई पहलू हैं उन पर एक एक करके हम चर्चा करते हैं। ये जनादेश कई मामलों में, कई मायने में ऐतिहासिक है। माफ़ करिएगा कि कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ इस आधार पर इस चुनाव नतीजे का विश्लेषण नहीं कर सकता है कि कर्नाटक में हर 5 साल पर सत्ता बदलने का रिवाज रहा है और इसलिए इस बार भी सत्ता बदल हो गई तो क्या हो गया। ये इतना साधारण, सरल और सिंपल मामला नहीं है। ये सही है कि कर्नाटक में 1985 के बाद जब रामकृष्ण हेगड़े ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई थी, उसके बाद कभी किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनी, उसका लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बना। हर बार सत्ता बदल जाती है, पिछले 38 साल से ये होता आ रहा है। लेकिन इस बार का नतीजा सिर्फ सत्ता बदल का मामला नहीं था। ये सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी, सत्ता विरोधी लहर थी और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई या कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत करके सत्ता में आ गई। ये कर्नाटक में इस बार निर्णायक रूप से कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। ये भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है और एक सकारात्मक एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। इस नतीजे को इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी अपने 36% वोट पर खड़ी रही। उसको पिछले चुनाव में भी 36% वोट मिला था और इस बार भी उसको 36% वोट आए हैं। वो अपना वोट बचाए रखने में कामयाब हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को 43% वोट आया है, मतलब जो बीजेपी को वोट आया उससे 7% ज़्यादा वोट। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। इससे पहले हिमाचल में जहाँ कांग्रेस पार्टी जीती, वहाँ कांग्रेस और भाजपा दोनों के वोट में सिर्फ 1% का अंतर है, लेकिन कर्नाटक में ये अंतर बढ़ के 7% का हो गया है। तो इसका मतलब एक निर्णायक जनादेश था जो भाजपा को हराने के लिए और कांग्रेस को जिताने के लिए था। बीजेपी, कांग्रेस को पिछले चुनाव में जब बीजेपी को 36% वोट आए थे तो कांग्रेस को 38% वोट आए थे, सिर्फ 2% वोट का अंतर था। और इस बार 5% वोट का पॉजिटिव स्विंग कांग्रेस के पक्ष में हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव स्विंग है। कांग्रेस इसके पहले 38% से ज़्यादा वोट कभी नहीं ला पाई थी और अब उसको 43% वोट आया है। तो ये जो 5% का है, ये पॉजिटिव स्विंग है, जिससे ये एक मैसेज इस्टेब्लिश होता है कि ये जनादेश सिर्फ सत्ता विरोध का मामला नहीं था, ये बीजेपी को हराने के साथ पॉजिटिव तरीके से कांग्रेस की एक स्थिर सरकार बनाने के लिए भी था। और इसके लिए लोगों ने पनिश किया जेडीएस को। जेडीएस एक मजबूत प्रादेशिक पार्टी है और वो ये दक्षिण के 5 जो राज्य हैं उसमें एकमात्र राज्य कर्नाटक है जहां दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। किसी क्षेत्रीय पार्टी का वैसा वर्चस्व नहीं है जैसा बाकी 4 राज्यों में। तो इसलिए भी हर चुनाव में जेडीएस को एक सर्टेन अमाउंट में वोट प्रतिशत और सीटें मिलती रहती थी
क्योंकि कर्नाटक में एक बड़ा समूह ऐसा भी है जो जिसमें स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रीजनलिज्म का है, जो जिसको लगता था कि एक क्षेत्रीय पार्टी मजबूत होनी चाहिए है। इस बार उन्होंने भी साथ छोड़ा। जो उसका कोर वोट है वोकालिगा का, उसने भी साथ छोड़ा। और ऐसा डीके शिव कुमार की वजह से हुआ, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वोकालिगा समुदाय से आते हैं, और उनके बारे में ये धारणा बनी थी कि वो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। तो चाहे जिस वजह से हो, ये वोट एक जेडीएस को नुकसान हुआ और वो गेन हुआ कांग्रेस पार्टी को। तो वो ये एक इस जनादेश को इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। एक दूसरा नज़रिया, दूसरा पहलू जो इसका है वो ये है कि सांप्रदायिक एजेंडे की निर्णायक हार हुई है। अब आप सोचें, पिछले 6 महीने से कितने तरह के ध्रुवीकरण कराने वाले, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने वाले कितने मुद्दे उठाए गए थे। लव जिहाद रोकने के नाम पर धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया था। स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर पाबंदी लगाई गई थी। टीपू सुल्तान और सावरकर का मुद्दा बनाया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है, जो पीएफआई, उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, जिसका खूब जम के चुनाव में प्रचार किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिम समुदाय को मिला 4% का आरक्षण समाप्त कर दिया था और उसे 2-2% वोकालिगा और लिंगायत के बीच बांट दिया था। हालांकि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद पूरे चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र किया गया। ये सारे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के एजेंडे पहले से चल रहे थे। और जैसे ही अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करते समय उसमें कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया कि पीएफआई हो या बजरंग दल हो, नफरत फैलाने वाले जितने भी संगठन हैं उनके ऊपर पाबंदी लगेगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत लपक लिया इस मुद्दे को, बजरंग दल के मुद्दे को। और बजरंग दल पर पाबंदी की तुलना बजरंग बली से करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने ये अपने प्रचार में ये कहा कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने श्री राम लला को ताले में बंद किया था, उसी तरह से बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कुल 19 चुनावी रैलियां की, जिसमें 12 रैलियों में उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जय बजरंग बली के नारे से की और समापन भी जय बजरंग बली के नारे से किया। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि जब वो वोट डालने जाएं तो कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए सजा दे कि वो बजरंग बली को ताले में कैद करना चाहती है। तो इस तरह के इतने सारे सांप्रदायिक मुद्दे उठाए गए और इसके बावजूद जो कांग्रेस पार्टी का विकास करने का, लोगों को मदद पहुंचाने का और जो एक पॉजिटिव एजेंडा था, वो इसके ऊपर हावी हुआ, इसके ऊपर भारी पड़ा। इससे ये एक मैसेज पूरे देश के लिए होता है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि इसी तरह से, इस तरह का अगर एजेंडा बीजेपी उठाती है तो उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या किसी दूसरे उत्तर और पश्चिमी भारत के किसी राज्य में हराया जा सकता है भाजपा को, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये एक सूत्र इससे मिलता है कि अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने वाले एजेंडे के बरक्स अगर कोई पॉजिटिव एजेंडा रखा जाता है, आम आदमी की समस्याओं से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, आम आदमी को राहत पहुंचाने वाले वादे किए जाते हैं, तो उसको रोका जा सकता है, उसको थामा जा सकता है। जैसे कर्नाटक में थाम लिया गया। कर्नाटक एक एस्पायरेशनल स्टेट है, वहाँ के नौजवानों की आकांक्षा दूसरी है। बेंगलुरु एक समय एशिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता था, जो आईटी का हब बना हुआ था। इसके बावजूद उस स्टेट में हिजाब की बात, हलाल मीट की बात, लव जिहाद की बात, इस तरह की बातों से जय बजरंग बली के नारे, इस तरह से वोट को प्रभावित करने की कोशिश की गई और वो कामयाबी नहीं मिली। ये कर्नाटक की जनता का बहुत बड़ा एक बड़ी समझदारी की बात है। एक धारणा यह भी टूटी है इस नतीजे से कि जो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द उनका एक तिलिस्म बना हुआ है। उनके बारे में ये मानना जाता है कि वो अगर पहुंचेंगे तो विरोधी पक्ष की आधी ताकत खींच लेंगे और उनका जादू ऐसा लोगों के सिर चढ़ के बोलेगा कि अपोजिशन धराशायी हो जाएगा। इस बार वो नहीं हुआ है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का तिलिस्म टूट गया है। उन्होंने 19 सभाएं की और कोई 10 के करीब उन्होंने रोड शो किए, बड़े लंबे लंबे रोड शो किए उन्होंने, और जनता से तमाम तरह की भावनात्मक अपील की। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद एक वीडियो जारी करके भी अपील की। वो तमाम तरह के भावनात्मक और धार्मिक सांप्रदायिक मुद्दे वो उठाते रहे, लेकिन वो उनका वो तिलिस्म इस बार कर्नाटक में नहीं काम कर सका। तो इसका ये भी एक मतलब है कि पूरे देश में भी अगर अब अपोजिशन किसी तरह से पॉजिटिव एजेंडा पेश करता है तो वो इस तिलिस्म को भेद सकता है, इस तिलिस्म को तोड़ सकता है। एक धारणा आमतौर पर यह बनी हुई है कि देश की जनता बौराई हुई है, पागल हुई है और वो हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पीछे खड़ी है। ये धारणा भी टूटी है। ये भी साबित हुआ है कि जनता इतनी भी बौराई नहीं है कि वो अपना भला बुरा नहीं समझ सके, इस बात का आकलन नहीं कर सके कि किसके साथ जाने से उसका भला हो सकता है। एक और ये एक धारणा इससे भी ये एक उम्मीद ये भी है कि हिंदुत्व के मुद्दे को सामाजिक न्याय के मुद्दे से अभी भी चुनौती दी जा सकती है, जो 90 के दशक में दी गई थी। 90 के शुरुआती दिनों में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कमंडल की राजनीति शुरू की थी, तो वो एक काउंटर था। ये दोनों मुद्दे एक दूसरे को काउंटर करते थे।
नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर आने के बाद से ये स्थिति टिल्ट हो गई थी हिंदुत्व के पक्ष में। लेकिन अब वापस कर्नाटक के नतीजे से ये उम्मीद की जा सकती है कि एक बैलेंस बनेगा। जो कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि जातीय जनगणना का समर्थन किया था उन्होंने, और जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया था। ये जितनी आबादी उतना हक का नारा कारगर साबित हुआ है। आरक्षण बढ़ाने और सामाजिक न्याय के लिए जो एफर्मेटिव एक्शंस हो सकते हैं वो करने की बात ने कांग्रेस और उसके एजेंडे को मजबूती दी है और लोग उसके साथ जुड़े हैं। तो ये कह सकते हैं कि निर्णायक रूप से भाजपा को हराया है और उन तमाम मुद्दों पर हराया है जो कोर मुद्दे रहे हैं बीजेपी के, जिनके आधार पर वो अब तक जीतती रही है। हिंदुत्व का मुद्दा हो, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मुद्दा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, या उसका जो भी और दूसरे मुद्दे हों जो लोगों को अपनी तरफ करने के लिए जो भावनात्मक मुद्दे उठाने का उसका तरीका रहा है, उन सबको पराजित किया है कर्नाटक की जनता ने। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ा सबक इसका ये है कि उनको एक मजबूत प्रादेशिक नेतृत्व की जरूरत है, एक क्षत्रप की जरूरत है। ये अभी भी आप याद करें कि कितने राज्य हैं, पश्चिम बंगाल से लेकर के तमिलनाडु तक और आंध्र प्रदेश से लेकर के तेलंगाना तक, कितने मजबूत प्रादेशिक क्षत्रप हैं जिनके आगे राष्ट्रीय पार्टियां कुछ नहीं कर पाती हैं। ऐसे प्रादेशिक क्षत्रप अगर भाजपा और कांग्रेस में हो तो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व मिलकर के एक बड़ा मजबूत गठबंधन बना सकता है, एक बड़ा मजबूत विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकता है। भाजपा से यहाँ चूक हुई कि उसने BS येदियुरप्पा जैसे अपने सबसे बड़े क्षत्रप को हटाया और वो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ नहीं था। वहाँ उनकी जगह जिनको ले आया गया वो एक तरह से निराकार बसवराज बोम्मई थे, जिनका न कोई मजबूत जनाधार था, जिनका न कोई करिश्मा था और जो लगातार 2 साल सरकार चलाने के बाद भी कोई छाप नहीं छोड़ सके थे। तो वो अब भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना होगा कि अब ये इस आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो डबल इंजन का नैरेटिव बनाया है उसमें 5 साल तो जो राज्य की सरकार है वो बहुत अक्षम तरीके से काम करे, कोई बहुत अच्छा काम न करे, कोई छाप न छोड़े काम करके, और आखिरी दिनों में प्रचार के 2 हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी आए और जिस तरह से स्लॉग ओवर में कोई बहुत बढ़िया बैट्समैन छक्के चौके मार करके मैच जिता देता है उस तरह से मैच जिता दे, ये नहीं हो सकता है। अब कंसिस्टेंटली हर स्टेट में एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत है जिसका अपना करिश्मा हो, जिसके अपने चेहरे और नाम पर वोट पड़ता हो, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। तो इस तरह की चेहरे की जरूरत कर्नाटक में प्रमाणित हुई है। ये सबक बीजेपी के लिए भी है कि उसे अब आगे के जितने राज्यों में चुनाव होना है वहाँ वो प्रादेशिक क्षत्रपों का ध्यान रखे। और कांग्रेस में भी ये मैसेज है कि वो जिस तरह से उसने कर्नाटक में सिद्धारमैया और DK शिवकुमार को छोड़ा, उनको अपने हिसाब से इलेक्शन प्लान करने दिया, उनको अपने हिसाब से एजेंडे तय करने दिए, किसी तरह से चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं आने दिया, राष्ट्रीय नेतृत्व पर नहीं जाने दिया, उसको कांग्रेस भी समझे और आगे के राज्यों के लिए वो भी इसका ध्यान रखे। कांग्रेस ने जो 5 गारंटी दी थी और जिनके लिए कहा जाता है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का, वो भी एक पहलू है, उसका भी योगदान है इस बार चुनाव जीतने में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कर्नाटक का खजाना खाली हो जाएगा, फिर भी कांग्रेस के वादे पूरे नहीं होंगे। तो ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कांग्रेस अपने वादों को किस तरह से पूरा करती है और खजाना भी किस तरह से भरा हुआ रखती है। ये आगे के चुनाव में अगर कर्नाटक में ये कांग्रेस की सरकार करने में कामयाब होती है तो आगे के चुनाव के लिए ये एक बड़ा मुद्दा होगा। फिर अंत में करप्शन का इशू है। भ्रष्टाचार का मुद्दा आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी को हट नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बल्कि ये चिपकता ही नहीं है। पिछले 7-8 साल में 9 साल में समूचे विपक्ष को सबसे सर्वाधिक भ्रष्ट साबित किया गया है और उसके मुकाबले बीजेपी की कमीज इतनी उजली दिखाई जाती है कि उस पर कोई दाग नहीं है। लेकिन कर्नाटक में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है कि 40% कमीशन की सरकार का आरोप भाजपा के ऊपर चस्पा हुआ है, भाजपा के ऊपर चिपका है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये आरोप कांग्रेस के किसी प्रवक्ता या नेता ने नहीं लगाया था। ये आरोप वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने चिट्ठी लिख करके लगाया था, वहाँ के स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी थी, सबने इस तरह के आरोप लगाए थे और इस वजह से जनता ने इस आरोप पर यकीन किया कि ये सरकार जो है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा बना। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के हारने का भ्रष्टाचार का मुद्दा हुआ, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा रहा, गरीबी का मुद्दा रहा, लीडरशिप का इशू रहा, सांप्रदायिक एजेंडे को खारिज करने की एक पॉजिटिव सोच रही, कांग्रेस पार्टी की 5 गारंटियां रहीं, सामाजिक न्याय का मुद्दा रहा, जातीय जनगणना, आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की बात रही। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हुई जिस पर ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी ने एजेंडा सेट किया है। इसके पहले तक ऐसा लगता था कि बीजेपी एजेंडा सेट करती थी और कांग्रेस पार्टी उस पर जवाब देती थी। इस बार बीजेपी ने जवाब दिया है, प्रतिक्रिया दी है। एजेंडा कांग्रेस ने सेट किया और बीजेपी जवाब देती रही। इतने से इतना बड़ा फर्क आ गया।
दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बड़ी ताकत लगाई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बड़े प्रचार किए, बड़ी रैलियां और रोड शो किए, और तमाम जितने तरह के ऑप्टिक्स बनाए जा सकते हैं चुनाव में। राहुल गांधी एक डिलीवरी बॉय के स्कूटी पर बैठ करके भी चले, बस में भी यात्रा किया, मछुआरों से भी मिले, युवाओं के साथ संवाद किया, ये सारी चीज़ें हुई वहाँ। इसके बावजूद जो लीडरशिप है वो प्रदेश की ही होगी, और जो नेशनल लीडरशिप है किसी भी पार्टी की हो वो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री भूमिका में रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये भी कर्नाटक के जनादेश का एक मतलब है। अब ये कर्नाटक से कांग्रेस को बहुत बड़ा जनादेश मिला है, बहुत स्पष्ट बहुमत मिला है, और उसको किसी भी समय से ज़्यादा सीटें इस बार मिली हैं। जब 132 सीट मिली थी उससे भी ज़्यादा सीटें इस बार उसको आई हैं, और पिछले 2 चुनावों में जब उसको पूर्ण बहुमत मिले थे तब भी वो 122-24 पर रुकती थी। इस बार उसको उससे ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आई है कि उसने जो वादे किए हैं वो पूरा करे, कर्नाटक में जो गरीबी बढ़ रही है उसको कंट्रोल करे, लोगों की जो एस्पायरेशनल यूथ है उसकी आकांक्षाएं पूरी करे, तभी उसके बारे में एक सकारात्मक संदेश पूरे देश में जाएगा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए है कि कर्नाटक का चुनाव जीत करके जिस तरह से अगर कांग्रेस पार्टी अब उसको इस जीत की वजह से जो विपक्षी गठबंधन बनाने की कोशिश हो रही है उसको सबोटाज नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बहुत बड़ी पार्टी हो गई, उसकी बड़ी जीत हो गई तो अब वो डिक्टेट करेगी, उसकी बार्गेनिंग पावर इतनी बढ़ गई कि वो कंट्रोल करेगी अपोजिशन के नैरेटिव को। अगर कांग्रेस इस मुगालते में आई, इस भ्रम में आई, इस अहंकार में आई, तो जो विपक्ष का गठबंधन बनने की संभावना है वो संभावना पहले ही समाप्त हो जाएगी। और हाँ, इस बात का एकदम ध्यान रखना होगा कि कर्नाटक की जीत अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को किसी तरह से प्रभावित नहीं करती है। उससे एक मनोबल जरूर कांग्रेस का अपोजिशन का बढ़ेगा, लेकिन ये सोचना सरासर मूर्खता होगी कि अगर कोई सोचे कि इस नतीजे से आगे होने वाले राज्यों के चुनाव के नतीजे प्रभावित होंगे या अगले साल का लोकसभा चुनाव का नतीजा प्रभावित होगा। वो ऐसा कुछ नहीं होगा। हर राज्य का चुनाव अलग तरीके से लड़ना होगा। कर्नाटक से आप सबक ले सकते हैं कि कैसे लड़ा जाता है। लोकसभा चुनाव अपनी तरह से लड़ा जाएगा, इसका कोई असर नहीं होगा। इससे एक दरवाज़ा खुला है, इससे एक मनोबल बढ़ा है कांग्रेस का, इससे कांग्रेस के संसाधन भी बढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस नतीजे के आधार पर आगे का चुनाव नहीं जीता जा सकता है। इससे सबक लेकर के जरूर आगे का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा जा सकता है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।